नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 23 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम नहीं थी। दोस्तों आप जानते हैं कि जिस दिन एग्जाम नहीं रहता है उस दिन हम अपने तरफ से 1 या 2 वीडियो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं, जहां से आने वाले शिफ्ट में आपको प्रश्न देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में अगली वीडियो आप लोगों के लिए। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है। आई होप आने वाले शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों आप लोगों के ही फरमाइश पे मैंने लेंस और दर्पण का एक होल वीडियो बना दिया है। जो बच्चे को लेंस और दर्पण के न्यूमेरिकल बनाने में तकलीफ है वो कंप्लीट वीडियो साइन चेंजिंग के ट्रिक के साथ बना के दे दिया हूँ। आप लोगों का देखना, अब अगला काम आपका बनता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न है यहाँ पे, जनवरी 2022 में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुषों की एकल स्पर्धा के विजेता कौन है? तो दोस्तों ये है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन जो है ये पुरुषों के बैडमिंटन वाली जो प्रतियोगिता हुई थी जनवरी इंडिया ओपन, इसके जो है पुरुष एकल में विजेता है। ये भारत के उभरता हुआ बैडमिंटन खिलाड़ी है। एक प्रश्न यहाँ पे कि फरवरी 2022 में रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये आपका हैदराबाद में किया गया। वहीं आप जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये गुजरात के केवड़िया में है और केवड़िया का नाम अब बदल दिया गया है, एकता नगर कर दिया गया है। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है प्रतिमा है, जो विश्व में सबसे जो खड़ा प्रतिमा में सबसे लंबा है अभी वर्तमान में। एक प्रश्न यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आप जानते ही हैं, क्या होता है? CaOH का होल 2। तो इसका उपयोग हम चमड़ा उद्योग में कर सकते हैं, जल शोधन में कर सकते हैं, ठीक है, नाला वगैरह की सफाई में भी कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद जब मिट्टी अम्लीय हो जाती है तो उसमें भी प्रयोग करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है मैंने कल ही बताया था आपको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है तो आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों आपको बता दें, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है? मेटेलिक ऑक्साइड है, तो बनने वाली जो पदार्थ होगा वो आपका बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा, क्षार होगा। इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया है। एक प्रश्न यहाँ पे कि किसी परिपथ में 12 ओम के 2 प्रतिरोध समानांतर क्रम में 32 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है तो परिपथ में शक्ति क्या होगी? दोस्तों एक लड़के ने कमेंट किया है कि मुझे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम समझ में नहीं आता, एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा उनके लिए कि भाई समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कोई झंझट नहीं है। मतलब टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने की एक जो है नियम है। तो जहां समांतर क्रम में 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं, अगर 5 को है तो 5 बार R5 तक लिखेंगे। इसी को कैलकुलेट करके इस R का मान निकालेंगे तो समांतर क्रम में टोटल प्रतिरोध निकल जाती है। और श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ देना है, सीधे सीधे जोड़ देना है कि R बराबर R1 प्लस R2 डायरेक्ट। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आप देख लीजिएगा, मैं आपके लिए दोहरा दिया, नहीं तो हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट सभी जानते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे 12 ओम के 2 प्रतिरोध है तो 1/12 प्लस 1/12 करना पड़ेगा 1/R का वैल्यू, चूंकि समांतर क्रम में है। तो 12 एलसीएम हो जाएगा तो 2/12 मतलब 1/6, तो R का वैल्यू हमारा 6 ओम आ गया, ठीक है। R का वैल्यू कितना आ गया? 6 ओम आ गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, 32 वोल्ट की बैटरी है, R बराबर हो गया 6 ओम और जो है आपका V कितना है? 32। तो P बराबर क्या होता है? VI होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास I तो है नहीं, तो I ओम के नियम से निकालेंगे। तो क्या होता है? V बराबर RI। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर RI। तो V कितना है आपका? 32। R का वैल्यू कितना निकला आपका? 6। तो यहाँ से I का मान निकल जाएगा तो 32/6 हो जाएगा, यानी 16/3 जो है I का मान कितना निकला? 16/3 निकला। अब यहीं पे रख देंगे 16/3 I का मान, और V का मान पहले से पता है तो P बराबर होता है VI। तो यहाँ पे V का मान 32 रख देंगे और 16/3 निकला है इसका। तो इसी को जो कैलकुलेट करेंगे इतना ही वाट जो है आपका ये हो जाएगा पावर, ठीक है। वाट जो है पावर की मात्रा क्या होता है? वाट। 746 वाट बराबर एक अशुद्ध शक्ति होता है। एक प्रश्न यहाँ पे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, काफी ट्रेंड में है। ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसा प्रतिबिंब बनेगी, कहाँ पे है वस्तु, इस प्रकार का।
तो दोस्तों मैंने अवतल दर्पण में आपको इस वीडियो में भी समझाया था और फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको मोटे मोटे 3 पोजीशन याद रखना है, एक तो फोकस दूरी, फिर आपका सेंटर और फिर आपका एक इन्फिनिटिव, ठीक है। और यहाँ पे 3 जगह और बना लेना है, गिनती करके 6 बना लेना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप देखिए अनंत पे जैसे ही आप वस्तु को रखेंगे ना, अनंत पे जैसे ही रखेंगे, 1 नंबर पे अनंत पे रखा तो आपका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ठीक है। अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे आप वस्तु को तो आपका फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा। इसके बाद जैसे ही आप केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंबो केंद्र पे बनेगा। उसके बाद केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखेंगे आप वस्तु को तो आपका जो है केंद्र और इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा। इसके बाद जैसे आप फोकस दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो आपका इन्फिनिटिव पे बन जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटिव पे बन जाएगा। तो यहाँ पे वस्तु का आकार वस्तु से बड़ा कब होगा, तो ये जो दोनों 1 और 2 नंबर देख रहे हैं ये छोटा होता है और 3 नंबर आपका बराबर होता है और लास्ट का दोनों बड़ा होता है। तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा प्रतिबिंब, या तो आप जो है 4 नंबर कहाँ रखने से बनता है भाई, या तो सेंटर और मतलब फोकस दूरी के बीच रखिए, या फिर 5 नंबर कहाँ रखते हैं, या फिर फोकस दूरी पे रखिए। या तो फोकस पे रखना पड़ेगा या फोकस और सेंटर के बीच में रखना पड़ेगा, तभी वस्तु की बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, है ना। और उसके बाद वास्तविक भी होगी। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है ये इस साइड बनता है जब वस्तु को फोकस दूरी और पोल के बीच में रखा जाता है, ठीक है, तो इधर बन जाता है काल्पनिक। इसीलिए अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में खाली काल्पनिक बनता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी ट्रेंड में है, इसका मैं सारा पीडीएफ में मटेरियल दे दिया हूं, इसीलिए यहाँ पर ज्यादा नहीं छापा हूं। तो वित्त मंत्री के सलाह पर प्रधानमंत्री यानी भारत सरकार ही इसकी जो है आपका नियुक्ति करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का। वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास है, कितने हैं 25वें नंबर के। इससे पहले कौन थे, उर्जित आर पटेल थे। प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओस वर्ण सीमित हो जाएगा। इसके बाद प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सी डी देशमुख हो जाएगा, ठीक है। मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण 1949 में, स्थापना 1935 में होता है। इसका प्रमुख काम क्या है, मौद्रिक नीति बनाना, नोट जारी करना, ये सब, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, सीआरआर तय करना, सीएलआर तय करना, ये सब आरबीआई का प्रमुख कार्य है। तथा कॉमर्शियल बैंकों को लोन देना, ये सब आरबीआई का काम है। आरबीआई में आम आदमी का खाता नहीं खुल सकता, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। और अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल के विजेता कौन है, तो सैयद मोदी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो आपका जो है बैडमिंटन से संबंधित है। और 2022 में जो ये हुआ है तो इसके महिला एकल में विजेता आपका पीवी सिंधु है। कौन है, पीवी सिंधु है, ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे, केंद्रीय बजट 2022-2023 की रकम कितनी आवंटित की गई थी। बजट से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। एक बार पूछा गया कि सोलर में कितनी राशि खर्च किया गया, एक बार कल पूछा गया था कि बजट में सबसे अधिक राशि किस पर खर्च किया गया। तो आज मैंने बजट की पूरा राशि यहाँ पे डाल दिया, तो 39.45 लाख रुपया जो है, लाख करोड़ रुपया जो है बजट की राशि अनुमानित की गई थी। सबसे अधिक जो है खर्च किस पे किया गया था, ब्याज अदायगी पे, जो ऋण का भुगतान होता है इस पे सबसे अधिक राशि लगभग 20% खर्च किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद कांग रथ यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, दोस्तों ये एसएससी फेज 10 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कांग रथ यात्रा, एक तो होता है खाली रथ यात्रा और आपको ऑप्शन में उड़ीसा भी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, तो उड़ीसा को टिक नहीं करना है। यहाँ पे खाली रथ यात्रा रहेगा तब उड़ीसा, यहाँ पे है कांग रथ यात्रा तो ये मणिपुर की है, ठीक है। कचाई लेमन फेस्टिवल भी मणिपुर की है, ठीक है। लाय हरोवा भी मणिपुर की है, ठीक है, ये सब मणिपुर की है। एक प्रश्न यहाँ पे, बराक नदी किसकी सहायक नदी है, तो बराक नदी, लोहित नदी, सुइसनी नदी, सुबनसिरी नदी, ये सब किसका है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। माजुली जो नदी द्वीप है, जो विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम का शोक कहा जाता है। इसके बाद ये कहाँ से निकलता है, तिब्बत से निकलती है, और जो है कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे केमिस्ट्री से है, आवर्त सारणी में आवर्त में जब आवर्त क्या गो होता है, 7 गो, वर्ग क्या गो होता है, 18 गो होता है। पहले वाले में क्या गो था, आवर्त 7 गो, वर्ग क्या गो था, 9 गो, ठीक है। तो ये पूर्णा वाले की बात था। ये नया वाला में कितना है, 7 आवर्त 18 गो वर्ग है। तो जब आप आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलेंगे ना, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि जो विद्युत धनात्मकता होता है, जो विद्युत धनात्मकता होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत धनात्मकता जो है घटती जाती है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो बढ़ेगा। इसके बाद आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। लेफ्ट टू राइट जब चलेंगे तो विद्युत धनात्मकता घटती है, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। इसके बाद चलते हैं आगे।
और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? फ्लोरीन होता है। ये दोनों ही हैलोजन ग्रुप के हैं और समूह 17 में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा तत्व वर्ग 12 में नहीं आता? इस प्रकार के क्वेश्चन काफी ट्रेंड में है। तो ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सब समूह 12 के तत्व हैं, जबकि लोहा जो है ये 8 के हैं। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है कितने आवर्त और कितने वर्ग हैं? तो इस प्रकार का मैंने एक्सप्लेनेशन रखा है। तो 7 गो आवर्त, 18 गो वर्ग है, 118 ज्ञात तत्व है, 24 को कृत्रिम तत्व है, 91 मेटल है, 20 नन मेटल है, 7 उपधातु है। ठीक है, और ये जो 7 उपधातु हैं इसके नाम पूछ दिया करता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा उपधातु नहीं है। 4 को दे देगा और 3 गो उपधातु, एक दोसर का नाम दे देगा। तो आपको पहचानना आना चाहिए, क्योंकि 7 गो है इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है। तो बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलिनियम। पोलिनियम जो है ये सबसे अधिक समस्थानिक रखता है, 27 गो। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, यही 7 गो है, ध्यान रखिएगा। 7 गो जो है उपधातु जरूर याद रहना चाहिए, कम से कम 5 तो जरूर। और जो याद है उसे याद करने की जरूरत नहीं, सिलिकॉन, जर्मेनियम तब जानते ही है। इसके अलावा जो बच गया उसको याद कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? आवर्धन क्षमता आप लोगों को परेशान कर रहा है। आज का ये वीडियो जो मैं बना दिया हूं वो देख लेंगे तो कोई न्यूमेरिकल दर्पण चाहे लेंस का आपको परेशान नहीं करेगा। तो उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी? यदि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर तो इमेज वास्तविक बनी हो। अब इमेजो बोल रहा है कि वास्तविक बनी हो, है ना। और आवर्धन क्षमता, तो लेंस में आवर्धन क्षमता आपका V/U होता है और दर्पण में आवर्धन क्षमता आपका -V/U होता है। तो दोनों में ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तल लेंस में है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा? फोकस दूरी उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, फोकस दूरी तो पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद आपका प्रतिबिंब की दूरी भी दे दिया है और यहाँ पे बोल रहा है कि वास्तविक इमेज है। तो जब लेंस में वास्तविक इमेज होता है तो भी का मान हम पॉजिटिव लेते हैं, और दर्पण में जब वास्तविक इमेज होता है अवतल दर्पण में तो भी का मान हम निगेटिव लेते हैं, काल्पनिक के लिए पॉजिटिव। लेकिन लेंस में उल्टा है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा खाली उत्तले दर्पण के साथ ही घटना होता ही है, क्योंकि अवतल में तो खाली काल्पनिक बनता है, उत्तल लेंस के साथ ये घटना होती है। तो जब वास्तविक होगा तो भी का मान पॉजिटिव और जब काल्पनिक होगा तो भी का मान निगेटिव। तो VO का मान पॉजिटिव हो गया, है ना। तो U का मान निकल जाएगा और U का मान तो ऑलवेज निगेटिव होता है, चाहे कोई भी दर्पण है कोई भी लेंस हो, है ना। तो इससे निकाल लेंगे 1/f बराबर 1/v - 1/u से, क्योंकि लेंस है दर्पण नहीं है। तो इससे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, फोकस दूरी कितना है? 20 पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 1/20 है। U का मान कितना है? 1/10। आपका जो है ये माइनस है और यहाँ पे हम U ला लेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1/20 में से 1/10 इधर लाके घटा देंगे ना, है ना, क्योंकि U का मान निकालना पड़ेगा ना हमें। और U हो गया आपका प्लस, क्योंकि यहाँ U के में माइनस होता है, बीच में सूत्र में माइनस होता है, माइनस में प्लस हो गया। तो 1/20 में से 1/10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 20। एक में से दूर जाएगा तो -1/20 हो जाएगा, है ना। तो U का मान कितना हो गया? -20 हो गया। अब U का मान आपका कितना आ गया? -20 आ गया। और V का मान आपका कितना है? V का मान किधर गया? इधर है। V का मान आपका +10 है ना। और आपका क्या होता है? V/U होता है आपका आवर्धन क्षमता लेंस के अंदर। तो V/U आप डाल दीजिए तो V कितना हो गया? 10 और U कितना हो गया? 20। ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -½ कितना हो जाएगा? -½ हो जाएगा। ठीक है, -½ आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे हमारा, शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसे दार्शनिक पंक्तियां किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? दोस्तों जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये काफी ट्रेंड में रहता है। हालांकि इस्लाम धर्म से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मैं गुड क्वेश्चन जो है वो रख लिया हूं, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं PDF के माध्यम से। तो यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित है ये दोनों शब्द, आपका शून्यवाद और विज्ञानवाद। इसके अलावा एक अनेकांतवाद और स्यादवाद है, ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है आपका? तो ये गौतम बुद्ध है। जन्म कहाँ होता है बुद्ध का? लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कहाँ होता है? कुशीनगर में। इसके बाद ये जो 3 घटनाएं हैं इसके जीवन के प्रमुख ध्यान जरूर रखना है। गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, धर्मचक्र परिवर्तन और मृत्यु महापरिनिर्वाण। राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन में 4 गो बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, राजगीर में हुआ था अजात शत्रु के समय, वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय, पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय, उसके बाद कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय। ध्यान रखेगा। त्रिपिटक और जातक ये दोनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ है, जिसमें जातक में बुद्ध के जो है पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। एक प्रश्न यहाँ पे, विकासवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेचुरल सिलेक्शन भी इन्होंने दिया, चार्ल्स डार्विन। आनुवांशिक के पिता किसे कहा जाता है? तो आपका ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। मटर के
पौधे का सिलेक्शन किया था, ये भी एग्जाम में ठोक दिया था। एक प्रश्न यहाँ पे यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है, तो यकृत के द्वारा जो है फाइब्रोनोजिन और जो है प्रोथोम्बरिन ये दोनों जो है संश्लेषण किया जाता है। दोनों प्रोटीन इनका जो संग्रहण भी किया जाता है, संश्लेषण भी किया जाता है। इसके अलावा यकृत जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजोन के रूप में स्टोरेज करता है, ठीक है। इसके बाद पित्त का निर्माण भी आपका कहाँ होता है, यकृते में होता है। पित्त का निर्माण जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है, ठीक है। इसके बाद यकृत जो है आपका ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। और सबसे छोटा कौन है, पीयूष है, प्यूटरी है, जो मस्तिष्क में पाया जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। यकृत में पाए जाने वाले पदार्थ हेपेरिन होता है, जो ब्लड को क्लोट यानी जमने से रोकता है। वहीं पर ब्लड को जमाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन सी संस्था करता है, तो IMF करता है, ठीक है। IMF का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक का प्रकाशन कौन करता है, तो ADB करता है। कौन, ADB की जो मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है, फिलीपींस। और स्थापना इसका पूछा जाता है तो 1966 में है, ठीक है। एशियाई विकास बैंक। चलते हैं आगे। एक इस बार जो है 25वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका पुदुचेरी में किया गया था 2022 में, ठीक है। और ये जो है वर्चुअल तरीके से किया गया था, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ पर कि फरवरी 2022 में इसरो ने EOS-04 उपग्रह जो प्रक्षेपित किया, एक साथ 3 गो उपग्रह प्रक्षेपित किया, तो इसमें जो है कौन से यान से किया था, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52 से किया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। इसरो की स्थापना कब होती है, तो आपका 1969 में होती है। और मुख्यालय कहाँ है, तो बंगलोर में है, ठीक है। इसके बाद इसका प्रमुख कौन है, S सोमनाथ है। जो इससे पहले कौन था, के सिवान था। के सिवान को क्या कहते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और ये PDF आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, है ना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ के बच्चे कुछ टॉपिक करा दीजिए, तो मैं देखता हूँ टाइम मिलते ही जो है आपको वीडियो मिल जाएगा।